हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले जो सेशन था उसे मैंने पूरा डिस्कस किया था कि कैसे ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और अब मैं उस थ्योरी वाले जो लेक्चर के बेसिस पर ये आपको समझाने वाला हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो जेईई मेन और एडवांस में आ चुके हैं कैसे आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे हम ले रहे हैं जो 8 अप्रैल को जेईई मेन के पेपर में आया था 2019 के। यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है और स्टार्ट करता है अपना मोशन ओरिजिन से। यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 के बराबर थी और उसके पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये बात सब जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मोशन क्वालिटेटिवली। और एक्सेलरेशन यहां पे उसका सिंबल है ए, वी वेलोसिटी, एक्स डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम। तो हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो बिल्कुल सही बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि स्टॉप वॉच हमने लगा दी है कि टाइम जो है यहां पे इंस्टेंट 0 के बराबर है। ये t = 0 का मतलब होता है कि स्टॉप वॉच में जो रीडिंग है वो क्या है। स्टॉप वॉच में रीडिंग जो है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मेरे पास स्टॉप वॉच है और जैसे ही पार्टिकल यहां पे था मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देता हूं, तो इसका मतलब यहां पर स्टॉप वॉच की जो रीडिंग है वो t = 0, उसे t किस फॉर्म में दिखाया जाता है, t = 0 इज द रीडिंग ऑफ स्टॉप वॉच एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। और जब पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा तो स्टॉप वॉच की जो रीडिंग है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, तो भाई मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो स्टॉप वॉच की रीडिंग है वो हो चुकी है t = t, और यहां पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो हो चुका है v के बराबर। और हम जानते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन a है। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। तो v = at, हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है इक्वेशन नंबर 1। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, देखिए यहां से यहां वो गए हैं, इसका मतलब ये जो है डिस्प्लेसमेंट आपका हो चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट s यदि है इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। s इज इक्वल टू ut, u इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लगा है दिस माइनस दिस टाइम t, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a t स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलता है s इज इक्वल टू a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब s को लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इसे लिखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे x एक्सिस पर चल रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 के बराबर है, यहाँ पर वैल्यू x की x के बराबर है, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है x - 0 इज इक्वल टू at स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। at स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाती है। आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू है a × t के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू है at स्क्वायर बाई 2 के बराबर, और एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। तो हमें ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, देखिए यहाँ पे क्या क्या ग्राफ दिए हुए हैं। एक्सेलरेशन टाइम के बीच में ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ, x और t के बीच में ग्राफ। तो देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि अनअकैडमी प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन जो है वो होने जा रहा है, और इसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा आपकी पूरी एजुकेशन जो है पूरी लाइफ की वो फ्री में करने का। तो 23 जनवरी को जो है 10 AM पर ये स्टार्ट होने जा रहा है। 23 जनवरी, याद रखिए 23 जनवरी जो है वो 10 बजे से है ये स्टार्ट होने वाला एग्जाम, और इसमें 7th 8th 9th 10th IIT और नीट के प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए ये रहेगा, और इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड जो है आपको मिलने वाले हैं, और ऑल इंडिया लेवल पर आप यहाँ पे compete कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टेस्ट होगा 29 जनवरी और 13 जनवरी को, तो इसमें आपकी यदि रैंक 1 आती है तो आपको मैकबुक एयर जो है मिलेगा, और रैंक 2 से 3 में एप्पल आईफोन, और रैंक 4 to 5 में एप्पल आईपैड,
और भी ढेर सारे जो है इनाम यहाँ पे रखे हुए हैं और ये क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है। यदि आपकी रैंक 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, 5 आ जाती है, 7, 10, अंडर 100 आ जाते हैं, तो अंडर 500 भी आ जाते हैं, तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है इनाम में। उसके बाद यहाँ पे है कि 2 जनवरी को टेस्ट होने वाला है 2 PM पर 3 घंटे का, और उस टेस्ट में यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको एक एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप का जो पार्ट बनने का मौका मिलेगा और उसमें ढेर सारा जो है एक्सक्लूसिव मटेरियल जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा और अपने जो कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं वो भी आप जो है अपने माफ़ करवा सकते हैं यदि आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो। उसके बाद IIT-JEE कॉम्बैट के बारे में बात करते हैं कि हर संडे जो है 11 AM पर जो है ये होता है और इसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जो है और उनके डिस्कशन जो है वहाँ पर होते हैं। आप देख सकते हैं एक चीज़, और इसमें यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और 100% तक स्कॉलरशिप जो है आपको मिलने वाली है। ऐसे सिल्वर, ऐसे ही ब्रॉन्ज मेडल जो है आपको मिलने वाला है। तो जितने भी मैंने अभी तक अनाउंसमेंट किए उन सब में जो है कोड NKC सर लाइव जो है लगाना ना भूलें। कोड जो है याद रखना है आपको, NKC सर लाइव, ठीक है। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है जिससे आपको जो है इससे एनरोलमेंट मिल सके और आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले प्राइजेस जीतने की। उसके बाद यहाँ ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो JEE 2022 के लिए ये हो रही है और ये 25 दिसंबर से क्रिसमस से स्टार्ट हो चुकी है। 2 से 5 PM जो है ये होती है। ऑल इंडिया जो लेवल के जो लाइव टेस्ट पेपर जो हैं JEE मेन की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे होने वाले हैं, इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन, और आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसमें एनरोल करने के लिए कोड आपको यूज करना है NKC सर लाइव, ठीक है। तो हमारे पास है सबसे पहले ग्राफ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टाइम के साथ यदि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, यदि मैं टाइम के साथ एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना चाहूं तो ये कहेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, मैं कांस्टेंट हूं तो टाइम कितना भी हो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स रहने वाली है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो फिक्स रहने वाली है चाहे टाइम कुछ भी हो। तो यहाँ पे ग्राफ जो है आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टाइम से कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो ये ग्राफ हमें एक्सेलरेशन का मिलना चाहिए। अब वेलोसिटी के बारे में देखें। वेलोसिटी जो है हमारे पास है a इंटू टी के बराबर। अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू, ये हमें y एक्सिस पर प्लॉट करना है, ये हमें x एक्सिस पे प्लॉट करना है, ये साथ में कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू mx, जहां पे m जो है कांस्टेंट स्लोप होता है। तो ये क्या, कौन सी ग्राफ की इक्वेशन है? ये इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन की, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की which passes through origin, which passes through origin, which passes through origin। और m जो है बेटा, m हमारे पास होता है स्लोप, और स्लोप हमें दिया हुआ है पॉजिटिव है, स्लोप हमारे पास पॉजिटिव दिया हुआ है। इसका मतलब एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन जो ओरिजिन से पास होती है हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो टाइम और वेलोसिटी के बीच में यदि ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलना चाहिए। बिकॉज m की वैल्यू एग्जैक्ट गिवन नहीं है तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़िए, ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा जो एंगल जो है अक्यूट एंगल बना रहा होगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, टाइम एक्सिस से अक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन जो ओरिजिन से पास होती है। ऐसा ग्राफ हमें वेलोसिटी और टाइम का मिलने वाला है। तो 2 ग्राफ हमें समझ में आ चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे ग्राफ की, डिस्प्लेस पोजीशन और टाइम के ग्राफ की, x और t के ग्राफ की। तो x हमें मिल जाता है a/2 इंटू टी स्क्वायर, a/2 इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a/2 भी कांस्टेंट हुआ, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये हमें y एक्सिस पे प्लॉट करना है, ये हमें x एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। ये बताइए कौन सा ग्राफ होता है? y इज इक्वल टू kx स्क्वायर एक पैराबोला की इक्वेशन है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसका मतलब x और t के बीच में ग्राफ जो है वो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होना चाहिए। तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला यहां पे आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि टाइम जो है हमने यहां से 0 से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, तो टाइम नेगेटिव यहां पर नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर सवाल में। तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है इसे आप रब कर देंगे, इसे आप रिमूव कर देंगे। तो इस वाले पार्ट को यदि आप रिमूव कर दें जो टाइम नेगेटिव दिखा रहा है तो हमें असली ग्राफ हमारा मिल जाता है। हमारा ग्राफ जो है x और t के बीच में कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो AT का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल में, VT का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला x और t के बीच में ग्राफ। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है
दूसरा ऑप्शन भी मैच कर रहा है, तीसरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बिकॉज इसमें ग्राफ ऐसे है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होना चाहिए। तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ए, बी और डी हमारे 3 ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन आप यहां पे टिक कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो डी हमारा आंसर यहां पर होने वाला है। समझ में आई बात आपको? अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास है कुछ ऐसा, 8 अप्रैल 2019 में पूछा गया है सवाल में आपको कहा गया है कि एक पार्टिकल है दैट मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दैट वेरीज विद डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे सवाल में सारे सवाल ले रहा हूं जो मैकेनिक्स के सवाल प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आए हुए हैं, वो सारे सवाल यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपका डर निकल जाए। ठीक है, जिससे आपका डर निकल जाए, आपको ग्राफ के सवाल में कोई दिक्कत ना हो आगे, इसलिए सारे सवाल मैं ले रहा हूं। तो रेस्ट से ये अपना मोशन स्टार्ट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट वेरीज विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। तो यहां पे देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी होता जा रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, फोर्स का जो वैल्यू है वो बदलता जा रहा है। तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर इज इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यदि वो 3 मीटर तक चल लेता है। तो 3 मीटर का मतलब यहां तक जब वो चल लेता है तो बताइए कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको सोचना है जो आपको दिया हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो आपसे पूछा होता है वही आपको दिया होता है। ठीक है, आपके आंखों के सामने ही दिया हुआ है, क्लू दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स आंसर नहीं दिया, क्लू दिए हुए हैं और उन क्लूज को जोड़कर आपको आंसर निकालना होगा। तो यहां पे हमें गिवन है फोर्स और यहां पर हमें गिवन है डिस्टेंस, और दूसरी बात आप यहां ध्यान से देखिए जो शायद आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन मैं यहां पे आपको पॉइंट आउट करके बताऊंगा कि ये चीज जो है इतना ऑब्वियस लग रही थी, वो उतनी ऑब्वियस भी नहीं है। कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, यहां पे वो रेस्ट पे रखा हुआ है, एट रेस्ट पे रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है बेटा, वो फोर्स लग रहा है हमेशा पॉजिटिव। फोर्स जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब फोर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में ही लगा है। तो मैं एक बात यहां से कह सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये ऐसे लौटेगा नहीं, ये जो है ऐसे नहीं लौटेगा, ये एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, एक ही डायरेक्शन में चलता रहने वाला है। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो टर्न बैक नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर होने वाला है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस कहें चाहे इसे मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहें, वो एक ही बात है। तो जब हम वर्क लिखते हैं ना, तो कभी कभी फोर्स इंटू डिस्टेंस भी हम कर देते हैं अनजाने में, लेकिन होता वो एक्चुअल में फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल में वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है। और यदि ऑब्जेक्ट बिना टर्न बैक किए एक ही लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, तो इसलिए हम डिस्टेंस से भी हमारा आंसर आ जाता है। ऐसी छोटा सा एक जो है बारीकी थी वो मैंने आपको बता दी है। फोर्स पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं एफ डॉट डी एस को क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस कॉस 0 लिखा जा सकता है। देखिए बिकॉज हर समय जो फोर्स लगेगा वो इसके डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होने वाला है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होने वाले हैं, इसका मतलब हमेशा पूरे रास्ते में पूरे 3 मीटर तक इनके बीच में जो एंगल है 0 डिग्री के बराबर होने वाला है। तो यहां पे मैंने इंटीग्रल एफ डॉट डी एस को मैंने एफ डी एस कॉस 0 लिख दिया है। और ये क्या है बेटा, ये आपके पास है वर्क है, ये आपके पास क्या है, वर्क डन जो है W, ये आपको मिल जाता है इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस। बात आई समझ में? यदि मैं बात करता हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 3 तक, डिस्टेंस कहें या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहें, यहां पे बात बराबर है। तो 0 से 3 मीटर तक जो इंटीग्रल एफ डी एस है वो क्या होने वाला है, वर्क डन इन 3 मीटर।
वर्क डन जो है क्या होने वाला है 3 मीटर, वर्क डन होने वाला है 3 मीटर। यानी कि 0 जब मीटर चलता था, 0 उसका डिस्प्लेसमेंट था, और जब 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, इस बीच में जो टोटल वर्क डन हुआ है वो इसके बराबर है। और ये किसके बराबर होता है? कल मैंने आपको बताया था इंटीग्रल y dx यदि दिया है तो y x के बीच का एरिया होता है। यहाँ पे इंटीग्रल f ds दिया है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा बेटा? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं 0 से लेकर 3 सेकंड तक के 3 मीटर तक के बीच में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया है बेटा, ये पूरा एरिया इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, तो हमें इसे पॉजिटिव ही लेना होगा, हमें इसे पॉजिटिव ही लेना होगा। यदि एरिया नीचे होता तो यहाँ पे हम नेगेटिव लेते। तो इस टोटल एरिया को निकालने के लिए इसको दो आसान शेप्स में तोड़ा जा सकता है। एक हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे एक हमारे पास ट्रेपेजियम है। एक ट्रेपेजियम है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा आपके पास 2 × 2 प्लस ट्रेपेजियम का एरिया आएगा आपके पास हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम 2 + 3 5 इंटू उनके बीच का डिस्टेंस विच इज 1। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 4 + 2.5 इज इक्वल टू 6.5। तो 6.5 आपको यहाँ पे मिलता है वर्क डन जूल में, और ये किसके बराबर है बेटा? वर्क डन के बराबर। हमने एक चीज और यहाँ पे देखी है, बिकॉज हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है, और वर्क और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन सब जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में दिया हुआ है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जब वो 3 मीटर चल चुका है माइनस काइनेटिक एनर्जी जब वो 0 मीटर चला था के इनिशियल, ये है इसका मतलब। और इनिशियल हम जानते हैं कि वो रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, इसका मतलब इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 के बराबर रही होगी। तो आपको मिलता है यहाँ पे K फाइनल इज इक्वल टू 6.5 जूल। 6.5 जूल इज द वैल्यू ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब 3 मीटर डिस्टेंस चल जाएगा उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस इंस्टेंट पर, दैट विल बी इक्वल टू 6.5 जूल के बराबर। तो ऐसे आपको ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक बात समझ में आई? अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल में आपको दिया है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। एक हमारे पास मास है 2 kg का एंड इट इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। इट इज एट रेस्ट एंड फ्रॉम t is equal to 0 onwards it is subjected to a time dependent force Ft in the x direction. The force as a function of time varies with time as shown in the figure. The kinetic energy of the block after 4.5 seconds. तो 4.5 सेकंड के बाद आपको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यदि वो स्टार्ट करता है रेस्ट से। अब ऐसा सवाल तो हमने किया है कि जहां पे फोर्स का ग्राफ हमें कुछ दिया था, लेकिन वो फोर्स डिस्टेंस के बीच का ग्राफ था। यहां पे फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। तो अब कैसे सॉल्व किया जाए इस ग्राफ को? हमें तो सर F और S के बीच का ग्राफ का मालूम था कि इसका एरिया निकाल देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा, वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन Ft ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं सर, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ध्यान कीजिए बेटा कि dp/dt फॉर्मूला आपने पढ़ा है। dp/dt क्या होता है? dp/dt होता है हमारे पास फोर्स के बराबर। dp/dt होता है फोर्स के बराबर। इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा dp = f dt, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम बराबर इंटीग्रल f dt। इंटीग्रल f dt को क्या कहते हैं? इंपल्स भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? इंपल्स कहा जाता है इसे, इंपल्स, इंटीग्रल f dt। और इंटीग्रल f dt ही तो क्या है? चेंज इन इंटीग्रल f dt क्या है? फोर्स और टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ है। ठीक है, तो यहां पे मैं t1 से t2 लिख देता हूं, t1 से t2, और ये क्या बन जाएगा आपके पास? एरिया। क्या बन जाएगा आपके पास? एरिया अंडर ग्राफ। कौन सा ग्राफ? ft ग्राफ। ft ग्राफ के बीच का एरिया है और वो हमें क्या दे रहा है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर का है लेकिन फॉर्मूले इसी चैप्टर के आएंगे। ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे कोई भी चैप्टर से लग सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, चाहे टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट, टेस्ट किसी भी चैप्टर का हो, है ना।
कोई भी चैप्टर के सवाल कर रहे हो, आपके पूरे फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए, तब ही आप जो है 100% सवालों को कर पाने की हिम्मत रख पाएंगे, है ना, हिम्मत रख पाएंगे तभी जब सारे फॉर्मूले याद होंगे। तो चलिए भैया, ये तो समझ में आया कि इसका जो एरिया है हमें डेल्टा पी देने वाला है। अब डेल्टा पी से क्या करेंगे? डेल्टा पी से क्या कर सकते हैं कि फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, यदि एक बार लीनियर मोमेंटम मिल जाए ना, तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर को वी इंटू वी लिख सकता हूं, यहां पे मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास से डिवाइड कर दूंगा, तो एम वी लीनियर मोमेंटम, v इंटू एम लीनियर मोमेंटम, तो ये बन जाता है आपके पास p इंटू पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम, और ये बन जाता है आपके पास p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो एक फॉर्मूला ये भी है काइनेटिक एनर्जी का, दैट p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो यदि मोमेंटम मुझे मिल गया लीनियर मोमेंटम, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब सवाल का जो मैप है वो मुझे मिल गया है। अब जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में, और मैंने जो है ये सोच लिया कि मैं कैसे सवाल को करूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम में पूरा मैप नहीं देख पाते हैं, आपको पूरा मैप नहीं दिखेगा कि आगे होगा क्या। तो ऐसे केसेस में आपको जो है रिस्क लेना होगा, आपको रिस्क लेना होगा, आपको रिस्क जो है लेना ही होगा उसी समय पे इम्प्रोवाइज करना होगा कि आप थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ें कि हम एरिया निकाल के देखें, स्लोप निकाल के देखें, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, और वहीं से आपको आगे क्लू मिलते चले जाते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा मैप सोच पाएं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है पूरा मैप नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन सवाल को करते जा रहे हैं, सवाल में उलझे हुए हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपसे सवाल हो जाए, हो सकता है सवाल ना भी हो। तो ये रिस्क जो है आपको अपने मॉक टेस्ट में लेना चाहिए, खूब रिस्क लेना चाहिए। सवाल नहीं आता है तो भी आप इसमें लगिए कि अटेम्प्ट करिए कि यार इसको तो कैसे भी सॉल्व करके ही रहना है, कुछ ना कुछ क्लू जो है आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। बहुत पुरानी जो है कहावतें हैं कि आप मतलब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो वो वाली बात आ जाती है कि आपको भले ही देर लग सकती है, लेकिन आपको उसका आंसर मिल के ही रहेगा यदि आप ठान लेते हैं तो सवाल पे आते हैं वापस। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एरिया निकालता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एरिया निकालता हूँ 4.5 सेकंड तक, 4.5 सेकंड तक मैं एरिया निकालता हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, बिकॉज मैं टोटल एरिया निकाल रहा हूँ, तो ये वाला जो एरिया है ये मुझे आपको पॉजिटिव लेना होगा, और ये जो वाला एरिया है नीचे की तरफ ये आपको नेगेटिव लेना होगा। अब ये आपके पास दो ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड मुझे पता है, ये वाली साइड मुझे पता है, ये वाली साइड मुझे पता है, लेकिन ये वाली साइड मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली साइड आप कैलकुलेट कीजिए। कैसे करेंगे बेटा? 0 4 ये कितना है? 4 है। 0 से 3 कितना है? 3 है। 3 से 4.5 कितना है? 1.5 है। यहां से यहां पता नहीं कितना है, लेट्स से y के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो इस वाले ट्राइंगल में जो tan थीटा है, इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा, दोनों बराबर होने वाले हैं। तो tan थीटा में इस वाले ट्राइंगल का लिखूंगा 4/3, इस वाले ट्राइंगल का tan थीटा लिखूंगा दैट विल बी y अपॉन 1.5। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिलने वाली है कितनी? 1.5 इंटू 4 विच इज 6/3 विच इज 2। तो y की वैल्यू आपको 2 मिलने वाली है। तो मैं यहां का एरिया लिखूंगा, कितना आएगा आपके पास? हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू पेन बदल लेते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे? 3 इंटू हाइट कितनी है आपके पास? 4। ये प्लस में आपके पास एरिया है, माइनस यहाँ पे करेंगे हाफ इंटू ये आपके पास कितना है? 1.5 इंटू ये कितना है आपके पास? 2 है आपके पास। तो 2 से ये चला गया 2 बार, 3 दूनी 6, माइनस 2 से 2 चला गया 1.5। सो 4.5 आपको यहां से मिलता है, इंपल्स की वैल्यू मिलती है, डेल्टा पी की वैल्यू मिलती है। डेल्टा पी इज इक्वल टू 4.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं कि डेल्टा पी को लिखा जा सकता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इसको लिखा जा सकता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल से लिखा जा सकता है, एंड दिस इज इक्वल टू 4.5। अब इनिशियल तो बेटा उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था, रेस्ट से स्टार्ट किया था उसने, तो रेस्ट से स्टार्ट किया है तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम आपको मिलने वाला है 9/2 के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको मिल जाएगी P फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो मिल जाएगा आपको 9/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू m। m जो है मास कितना है आपके पास? 2 kg के बराबर है, कहाँ जाएगा आपके पास? 2। तो आंसर आपको मिल जाता है 81 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आपको मिलेगा यहाँ पे। 16 से गया 5 बार, 5 80, 1 यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 100, 6 4,
और 1632। तो ये आपके पास आंसर मिलने वाला है 5.062 जूल के बराबर। 5.062 जूल के बराबर हमें आंसर मिलने वाला है। तो आंसर आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए, 5.06 जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अब एक ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 4.5 जूल भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और आप इसका एरिया निकाल भी देते हैं तो आपको 4.5 आंसर मिल जाएगा। और ना आपने यूनिट चेक किया, ना आपने स्टार्टिंग में ये कैलकुलेट किया कि सवाल को करना कैसे है, तो गलती के चांसेस भी यहाँ पर पूरे हैं कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे 4.5 टिक करके आ जाएं ना। और भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती हैं, तो और भी अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, लेकिन सही आंसर इसका क्या है, 5.06 जूल के बराबर है। तो एक अच्छा सवाल था ये, जेईई मेन लायक है बिल्कुल सवाल, ठीक है।